अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम पिछली क्लासेस में हेरिडिटी चैप्टर के अंदर मैंने मेंडल के वर्क के बारे में आपको बताया था। मेंडल के लॉज भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज एक तो हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों पहले ये बताइए कि आपके एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हम सब के एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ह्यूमन के अंदर वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं हम सब ह्यूमन पे। और ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ये कुछ इस तरह से होते हैं। आपके और मेरे सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये सारे के सारे जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। और ये जो पेयर है ना, ये देखो, ये क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। जब किसी सेल में क्रोमोसोम जब सारे के सारे जोड़े में हो, पेयर में हो, ऐसे सेल को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? डिप्लॉयड या 2n। जब किसी सेल के न्यूक्लियस में सारे क्रोमोसोम जोड़े में हो, पेयर में हो, ऐसे सेल को हम डिप्लॉयड कहते हैं। और अगर किसी सेल के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर में ना हो, अलग अलग हो, आइसोलेटेड हो ऐसे, तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड या एन से डिनोट करते हैं। ये हैप्लॉयड सेल, दिस इज अ डिप्लॉयड सेल। इतनी बात समझ आ रही है? तो हैप्लॉयड सेल जब किसी सेल में क्रोमोसोम सारे अलग अलग हो, डिप्लॉयड सेल जब किसी सेल में सारे क्रोमोसोम पेयर में हो, तो ऐसे सेल को हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं। इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अब सुनिए। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, जैसे ये पेयर है, तो ये वाला मान लो, ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, ये फोर्थ पेयर, ये पांचवा पेयर। आपके फादर का क्रोमोसोम 1 आपकी मदर के क्रोमोसोम 1 के साथ पेयरिंग करेगा। क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ पेयरिंग करता है। क्रोमोसोम 3 के साथ पेयरिंग करता है। तो ये वाले क्रोमोसोम जिसमें सेम कैरेक्टर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बच्चों? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम आपके अंदर आपके फादर का है और एक मदर का है। अगर वी हैव द 46 क्रोमोसोम, तो अंडरस्टूड है कि उसमें 23 क्रोमोसोम फादर के हैं और 23 मदर के हैं। तो इसलिए हर जोड़े में, हर पेयर के अंदर एक क्रोमोसोम फादर का है, पैटर्नल है, और एक क्रोमोसोम आपके अंदर आपकी मदर का है, तो वो मैटरनल क्रोमोसोम है। अगर देखें, अगर इस पे एक कोई जीन है ABC, तो इस पे भी ABC ही होगा। डोमिनेंट रिसेसिव होना अलग बात है, लेकिन सेम कैरेक्टर के जीन दोनों प्रेजेंट पर होंगे, दोनों क्रोमोसोम पे होंगे। इन क्रोमोसोम का नाम होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जाहिर है आपके अंदर अगर टोटल 46 क्रोमोसोम है, तो जोड़े बनाएंगे तो कितने बनेंगे? पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 23 पेयर्स बनेंगे। लेकिन 23 पेयर्स के अंदर इसको पेयर को हम ऐसे लिखते हैं, 22 पेयर जो होते हैं उनको अलग लिखते हैं, और आखिरी वाला पेयर जो होता है गर्ल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर इट इज XX, और मेल्स के अंदर लिखते हैं 22 पेयर्स प्लस क्या लिखते हैं? XY। 22 पेयर्स प्लस XY। जिन क्रोमोसोम्स को हमारे सेक्स से, हमारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ये वाले क्रोमोसोम जो हमारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, ये वाले क्रोमोसोम कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स जो हमारी बॉडी में
हमारे सेक्स से, हमारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। उनके अंदर अलग टाइप के जीन्स होते हैं, लेकिन वो जेंडर से रिलेटेड नहीं है। इन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। जबकि आखिरी वाला जो पेयर है, ये वाला, इस पेयर को, ये वाले जो पेयर है, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। ये सेक्स क्रोमोसोम हम सब के अंदर हमारे जेंडर को डिसाइड करते हैं। मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर XX। तो हम सब के अंदर, मेल फीमेल के अंदर ये वाले क्रोमोसोम सेम है, सिर्फ फर्क है तो लास्ट वाले पेयर में, जिसको हम एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं। ना अब जरा देखें, एक मेल, उनके अंदर क्रोमोसोम कौन सा? XY। एक फीमेल, उनके अंदर क्रोमोसोम कौन से? XX। आपने मेल, यहां लिखा फीमेल। अब जब इनके अंदर गैमीट्स के बनने का टाइम आएगा, तो गैमीट्स बनाने के लिए हमारी बॉडी में कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। जब गैमीट्स बनने का टाइम आएगा मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तो मेल के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे वो ये वाले होंगे। आपको मालूम है मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो अगर यहां पर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो इसके अंदर जो स्पर्म जाएंगे उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? 23 होंगे। अगर यहां पर XY साथ में था, अब यहां देखोगे किसी स्पर्म के अंदर तो X क्रोमोसोम होगा। इधर देखो, किसी स्पर्म में X क्रोमोसोम है, तो किसी स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम होगा। तो ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनकी बॉडी में दो टाइप के गैमीट्स बनते हैं, दो टाइप के स्पर्म बनते हैं। किसी स्पर्म में X क्रोमोसोम होता है, तो किसी स्पर्म में Y क्रोमोसोम होता है। तो ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन मेल्स के अंदर दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म होने की वजह से ह्यूमन मेल्स को हम कहते हैं क्या? ह्यूमन मेल्स को क्या कहते हैं? हेट्रोगैमेटिक। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनाने वाले मेल्स के स्पर्म्स दो टाइप के होते हैं। किसी स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम, तो किसी में Y क्रोमोसोम। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, जो लेडी होती हैं, उनके अंदर गैमीट्स जो बनेंगे उनको ओवा बोलते हैं। और इस ओवा में, किसी में ओवा में कौन सा क्रोमोसोम? X। तो इसमें भी X। तो इसलिए ह्यूमन फीमेल में जब भी ओवा प्रोडक्शन होगा, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद पूरी लाइफ में जब भी ओवा प्रोडक्शन होगा, सारे ओवा में सेम X क्रोमोसोम होता है। इसलिए ह्यूमन फीमेल्स को हम क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? होमोगैमेटिक। ह्यूमन फीमेल सेम टाइप के ओवा प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए उनको हम होमोगैमेटिक कहते हैं। ह्यूमन मेल्स दो डिफरेंट टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, किसी में X क्रोमोसोम तो किसी में Y क्रोमोसोम। इसलिए ह्यूमन मेल्स आर सेड टू बी हेट्रोगैमेटिक। अब जरा सुनिए, अब फादर के ये स्पर्म मदर के एग को जब फर्टिलाइज करें, अगर ये वाला स्पर्म मदर के इस एग को फर्टिलाइज करता है, तो ऑफस्प्रिंग विल बी XX यानी फीमेल यानी डॉटर। अगर फादर का ये वाला स्पर्म मदर के इस एग को फर्टिलाइज करेगा, तो इट विल बी XX यानी इट विल बी फीमेल या डॉटर होगी। अगर फादर का ये वाला स्पर्म मदर के इस एग को फर्टिलाइज करता है, तो इट विल बी XY यानी मेल। अगर फादर का ये स्पर्म मदर के इस एग को फर्टिलाइज करता है, इट विल बी XY, इट विल बी अगेन मेल। तो आपने देखा मेल और फीमेल के गैमीट्स के रैंडम फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल होने के, देखो यहां पर ऑफस्प्रिंग के मेल और फीमेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। 50% मेल और 50% फीमेल।
नाउ बट यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, हम ह्यूमंस में फादर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी. इट इज द स्पर्म ऑफ द फादर. फादर का कौन सा स्पर्म मदर के एग को फर्टिलाइज कर रहा है वो डिसाइड करेगा, वो डिटरमाइन करेगा ऑफस्प्रिंग क्या होगा. अगर फादर का एक्स वाला स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज करेगा तो ऑफस्प्रिंग विल बी द फीमेल. अगर फादर का वाई वाला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो ऑफस्प्रिंग विल बी द मेल. तो सारे लड़के अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, जबकि जो डॉटर्स होती हैं, जो बेटियां होती हैं, अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करती है. आई रिपीट, फादर is always responsible for the sex of the offspring, gender of the offspring. कभी भी मदर जिम्मेदार नहीं होती हैं, क्योंकि मदर के जितने ओवा प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है. फादर का कौन सा स्पर्म मदर के एग को फर्टिलाइज करता है वो बच्चे के जेंडर को डिसाइड करेगा. लड़के अपने फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करते हैं, जबकि लड़कियां अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करती हैं. तो बेबी का या ऑफस्प्रिंग का जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो फादर की वजह से है, वो मदर की वजह से नहीं. अगर एक केस बेस्ड सवाल एग्जाम में आ सकता है कि मान लीजिए आपसे कहा गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, एक लेडी है जिनकी 3 बेटियां हैं. एक लेडी है जिनकी 3 बेटियां हैं और उनके हस्बैंड, उनके लॉज उनके ऊपर, उस लेडी के ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि ये लेडी लड़के को जन्म नहीं दे सकती, वारिस को जन्म नहीं दे सकती, मेल चाइल्ड को जन्म नहीं दे सकती. तो इसमें इससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा जा सकता है. आपको बताना होगा क्या इस इंसान का, इसके हस्बैंड का क्लेम सही है कि वो लेडी बच्ची को ही जन्म दे सकती हैं, लड़के को जन्म नहीं दे सकती. क्या ये बात सही है? तो आपको ये इलस्ट्रेशन बनाकर एग्जाम में दिखाना होगा और ये कहना होगा कि हम ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चे का जो सेक्स होता है, बेबी का जो सेक्स होता है, जेंडर होता है, उसके लिए सिर्फ फादर जिम्मेदार होते हैं, कभी भी मदर जिम्मेदार नहीं होती. मदर इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द बेबी. इसलिए जो वो हस्बैंड क्लेम कर रहे हैं कि ये लेडी सिर्फ बच्चियों को जन्म दे सकती है, मेल चाइल्ड को नहीं, तो इसके लिए आपको बताना है इस मेल का ये इग्नोरेंट है, ये अनअवेयर है कि लड़कियों का या लड़कों का जो जन्म होता है वो फादर के स्पर्म की वजह से होता है, कभी भी मदर के एग की वजह से नहीं होता. समझ आ रही है बात? क्या कोई ऐसा केस है जहां पर ह्यूमन के अलावा, पूछता हूं, ह्यूमन के अलावा कोई ऐसा एनिमल है जहां पर इसी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता हो? ह्यूमन के अलावा कोई ऐसा एनिमल है, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां इसी तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता हो जैसे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है? एक फ्लाई होती है, शायद सुना है आप लोगों ने, सुना है? ड्रोसोफिला. इसको आम सवाल में कहते हैं, क्या कहते हैं? ये एक फ्रूट फ्लाई होती है, बनाना और मैंगो के ट्रीज के आसपास पाई जाती है. ये एक फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई से साइज में बड़ी होती है, रेड कलर की आंखें होती हैं, तो इसका नाम है ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई. तो इसके अंदर भी ऐसा ही सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है. XX जो फीमेल होती है उसके अंदर XX क्रोमोसोम, और जबकि मेल जो होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं. तो जी, कोई एनिमल में नहीं होता क्या? ये सेम नहीं, दूसरे कुछ एनिमल में XX XO टाइप होता है, किसी में ZZ ZW टाइप होता है. क्या कोई ऐसा एनिमल का एग्जांपल दे सकते हो जहां पर फीमेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग? बच्चे के जेंडर के लिए या ऑफस्प्रिंग के जेंडर के लिए जो फीमेल पेरेंट हो वो जिम्मेदार हो? इसका आंसर है जो हैन होती है ना, हैन और कॉक्स. मार्केट में आपने जो हैन होती है ना, उसके अंदर, कॉक और हैन के अंदर, फाउल्स के अंदर जो पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, उसमें जो मुर्गियां होती हैं, जो हैन होती है,
उसमें फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग। जो कॉक्स होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, उनकी वो कभी भी जिम्मेदार नहीं होते ऑफस्प्रिंग के लिए। इट इज द एग ऑफ द फीमेल। कौन सा एग फर्टिलाइज होता है उस पर डिपेंड करेगा। इसलिए कुछ एनिमल में फीमेल पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। तो यहां पर आपको बताना है सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन रिगार्डिंग, अगर सवाल एग्जाम में आए तो आपको बताना है ह्यूमन बीइंग्स हैव टोटल 46 chromosome in one cell. Number 2, out of total all chromosomes exist in paired state. Out of total 46 chromosome, 44 chromosomes or 22 pairs are not related to the gender or sex of the person. Hence, they are called autosomes. While the last pair of chromosome is distinct chromosome composed of distinct chromosomes called sex chromosomes. At the time of gamete formation, at the time of reproduction, human male produce two different type of sperm, either with X chromosome or Y chromosome. Hence, human males are heterogametic. While on the other hand, human female produce two different type of ova with two same type of ova with X chromosome. Hence, human females are said to be homogametic. On random fertilization of these gametes, male and female offsprings are produced in equal proportion. मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग बराबर रेशो में पाए जाएंगे और इसमें जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? मेल के स्पर्म पर। इस तरह से एग्जाम में सवाल आएगा, इन ह्यूमन बीइंग्स फादर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल इलस्ट्रेशन, सुटेबल क्रॉस, सुटेबल डायग्राम। तो आपको अपनी बात की वजाहत करते हुए, अपनी बात को प्रूव करते हुए ये इलस्ट्रेशन बनाकर एग्जाम में दिखाना होगा, तभी आप इसको प्रूव कर पाएंगे। ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। समझ आ गई बात? क्लियर है? क्या टेम्परेचर का कभी सेक्स डिटर्मिनेशन पर असर पड़ता है? क्या टेम्परेचर का सेक्स डिटर्मिनेशन पे कोई असर पड़ता है? क्या? जब ऑफस्प्रिंग जब आपके उसमें वोम में रहता है सर, तब फिर जब टेम्परेचर का फर्क पड़ता है सर वोम पे। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसा कुछ है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर होने से मेल और लो टेम्परेचर होने से फीमेल ऑफस्प्रिंग के चांसेस ज्यादा हो, ऐसा कुछ है? क्या टेम्परेचर कभी भी जेंडर के डिटर्मिनेशन पर कोई असर डालता है? ह्यूमंस में तो नहीं, बट कुछ रेप्टाइल्स में होता है। कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर का इंफ्लुएंस होता है, ह्यूमन में नहीं होता। ह्यूमंस के अंदर कभी भी टेम्परेचर की वजह से मेल के स्पर्म्स और फीमेल के ओवा पर कोई असर नहीं पड़ता। हां, कुछ रेप्टाइल्स में पड़ता है। इस बात क्लियर? समझ आई बात? ये इलस्ट्रेशन बनाना चाहता हूं।